हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्लान स्टडी पॉइंट। आज अपन करेंगे क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है साइंस। चैप्टर नंबर 1 नेम है जिसका मैटर इन और सराउंडिंग्स, कि अपने चारों ओर के जो पदार्थ हैं अपने इन्वायरमेंट में उन सब के बारे में डिस्कस। तो सबसे पहले करते हैं अपन शुरुआत मैटर्स की, कि एक्चुअल में मैटर क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे मैटर दिया है, मैटर इज द सब्सटेंस। मैटर एक सब्सटेंस होता है विच हैव मास, जिसका खुद का क्या हो, एक मास हो, मतलब इसका खुद का वजन। जिस भी चीज का वजन होता है इसका मतलब वो मैटर है। ऑक्यूपाइज स्पेस, कुछ जगह भी वो घेरे। एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, मतलब कि बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से ये मिलके बना होता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपको नोट करने वाले हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। एक में आपको पता होना चाहिए कि उसका मास होगा, मैटर का हमेशा क्या होगा, मास होगा। सेकंड, ऑक्यूपाई स्पेस, ये किस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। एंड थर्ड है टाइनी पार्टिकल्स, इसमें खूब सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन, जो कि है पहला एग्जांपल नोटबुक, जिसमें आप अभी अपने नोट्स बना रहे हो, वो है नोटबुक। तो वो नोटबुक आपका एक मैटर है। जिससे आप लिख रहे हो पेन, वो पेन भी आपका मैटर है, क्योंकि उसका भी वजन है, मास है। ऑक्यूपाई स्पेस, वो भी जगह घेरता है और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर वो बना है। ऐसे ही स्टार, सन, प्लेनेट, एयर, ये सब भी इसके एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहले ये कंटिन्यू मूव करते हैं, अगली है इनके बीच में स्पेस होता है, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। ये तीनों पॉइंट्स हैं, तीनों को अपन नेक्स्ट पेज के ऊपर ब्रीफ में पढ़ेंगे। ओके, तो पहली जो प्रॉपर्टी थी उसके बारे में देखते हैं, कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो और कंटिन्यूसली मूव करते हैं। इसको समझने के लिए एक बार मैं पहले सेंटेंस को पढ़ देता हूं, कि पार्टिकल्स पजेस काइनेटिक एनर्जी, मतलब पार्टिकल जो होते हैं इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी है इसका मतलब ये मूव कर रहे हैं। ओके, एज द टेम्परेचर राइज, जैसे जैसे अगर किसी चीज का आप टेम्परेचर बढ़ाओगे देन ये पार्टिकल्स भी फास्ट मूव करेंगे, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो टेम्परेचर बढ़ने पे खुद भी इंक्रीज हो जाती है। वहीं अब इसको एक बार समझते हैं, कि मान लो ये कोई ग्लास है, इस ग्लास के अंदर आपने पानी डाल रखा है। इस पानी में क्या किया आपने, इंक डाल दी। आपने क्या किया, इसके अंदर इंक डाल ली। जब इंक डालोगे तो आप इसके अंदर फ्लो करती हुई इंक अलग से देख सकते हो, इस टाइप से अंदर फ्लो करके आएगी वो इंक। तो इसका मतलब उसके पार्टिकल्स इस पानी के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव। तो इससे अपन समझ सकते हैं कि एक पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो मूव करते हैं। मोमेंट की बात करें तो सॉलिड में सबसे कम मोमेंट होता है इनका, और लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है, और गैसेज में सबसे हाई होता है। आई होप ये जो अब तक मैंने बताया है ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट बोल रहा है ये, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में कुछ स्पेस होता है। तो यहां पर अपने इस एग्जांपल को समझते हैं, कि मान लो आपने इसी ग्लास के अंदर पानी लिया, इस पानी को आपने मार्क कर दिया कि ये जो पानी है वो यहां तक है, मतलब इस पॉइंट तक आपका पानी है। इसके बाद में आपने क्या किया, कि इसके अंदर आपने डाल दी शुगर, मतलब चीनी डाल दी। जैसे आप चीनी डालोगे वो चीनी इसके अंदर घुलनी स्टार्ट हो जाएगी, और वो इसके अंदर इजीली घुल जाएगी। तो आप नोटिस करके देखोगे कि जो आपने मार्क किया है पानी के लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहीं तक लेवल दिखेगा आपको, बट फिर भी वो पानी के अंदर चीनी घुल गई। एक्चुअल में आपने नोटिस किया होगा कि जब किसी एक मैटर के अंदर दूसरा मैटर डालते हैं तो उसका लेवल बढ़ जाता है, जबकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये चीनी जाके कहां जमा हुई है। तो आप इसके बारे में माइंड में एक इमेजिनेशन बना सकते हो, कि जो वाटर के ड्रॉप हैं, जो पानी के छोटे छोटे ड्रॉप हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं स्पेस है, और उस स्पेस में जाके चीनी जो थी, जो आपकी शुगर थी, वो डिपॉजिट हो गई। तो इस एक्टिविटी से अपन समझ सकते हैं कि स्पेस होता है किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में। यहां पर बात करें तो सॉलिड में सबसे कम स्पेस मिलेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल वेरी क्लोज होते हैं, और लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा मोर होता है, और मैक्सिमम किसे मिलेगा, आपको गैसेज में मिलेगा। आई होप ये वाला पॉइंट भी अच्छे से आपको समझ में आया होगा, कि किस तरीके से मैटर के बीच में स्पेस होता है। नाउ नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसके लिए भी मैं आपको इसके बारे में यहां पर इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। आप क्या करो, इस टेप को चला लो, जैसे मतलब आप इस नलके को चलाओगे देन पानी फ्लो करेगा।
पानी फ्लो करेगा, तब आप क्या करो, यहाँ पर अपनी फिंगर लगा लो। ये जो है मान लो आपने अपनी एक फिंगर लगा लोगे, तो जैसे ही यहाँ पर फिंगर लगाओगे तो आप देखोगे जो आपने फिंगर लगाई उसके इधर से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इस साइड से यहाँ तक पानी आएगा, बट वो इधर और इधर इस तरीके से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद देखोगे जैसे ही इस फिंगर को ये पानी आगे निकल जाता है, देन दोबारा एक दूसरे से मीट करके और फिर ये जो भी कंटेनर है उसके अंदर गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये अपना यहाँ पर फिंगर थी और फिर भी ये पानी यहाँ से कट लगा के वापिस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके पार्टिकल एक ही जगह पर कलेक्ट हो जाते हैं। तो इससे एक्टिविटी से भी अपन समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैक्सिमम अट्रैक्शन सॉलिड में होता है और मीडियम टाइप का या इंटरमीडिएट बोल दें लिक्विड में, और सबसे नेग्जिबल या फिर सबसे कम बोलें तो गैस में। आई होप मैंने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। पहला क्या था, कंटिन्यूसली मूविंग वाला, सेकंड स्पेस होता है और थर्ड अट्रैक्ट करते हैं। तीनों एक्टिविटी से आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्टेट्स ऑफ मैटर पे, कि आखिरकार ये स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। तो इसके बारे में आपको इजीली पता लग ही जाता है कि स्टेट ऑफ मैटर क्या है। 3 स्टेट हैं यहाँ पर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड के सबसे क्लोज पार्टिकल होते हैं, लिक्विड के थोड़े अवे होते हैं और गैस के सबसे अवे होते हैं। यहाँ पर इनके बारे में पॉइंट जो दे रखे हैं इनको डायरेक्ट रीड कर लेते हैं अपन। वैसे आपको पता है इन पॉइंटों के बारे में ऑलरेडी। इसकी डेफिनेट शेप होती है, जबकि इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में डालेंगे वही शेप ले लेता है। और ऐसे ही गैस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। अगला है डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। इसकी फिक्स एक बाउंड्री होती है। जैसे आप कोई ईंट लोगे, ब्रिक्स लोगे, तो उसकी एक फिक्स क्या है, बाउंड्री है। वहीं इसकी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होती। पानी को यहाँ पर डालोगे तो हो सकता है पानी यहाँ तक फ्लो करके चला जाए, हो सकता है यहाँ तक चला जाए। ऐसे ही गैस की भी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती। ये रिजिड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये फ्लूइडिटी होती है, हम फ्लो कर सकते हैं ये दोनों। ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। इसका लो कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल तो होता है बट लो होता है एज कंपेयर टू गैस। वहीं इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसका भी डेफिनेट वॉल्यूम, जबकि गैसेस का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ, क्योंकि ये लगभग बच्चों के ये पॉइंट क्लियर होता है और ईजिली वो समझ लेते हैं इसको। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि आप किस तरीके से एक मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हो। तो 2 तरीके से आप किसी भी मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हो। स्टेट का मतलब कि मतलब उसको गैस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड में करना है या लिक्विड में करना है। तो इसके लिए 2 है पॉइंट। फर्स्ट, आप टेम्परेचर चेंज करके भी कर सकते हो और सेकंड, आप उस पर प्रेशर डाल के भी कर सकते हो। यहां पर एग्जांपल के लिए समझो कि जैसे सॉलिड है आपका आइस, ये मान लो एक आइस है, इसको जब आप टेम्परेचर दोगे देन ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी स्टेट चेंज हो गई। कौन सी स्टेट होगी, ये तो थी सॉलिड स्टेट और ये बन गई लिक्विड स्टेट। अगेन इसको अगर टेम्परेचर दोगे देन ये गैस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि टेम्परेचर चेंज करने से हम तीनों स्टेट को चेंज कर पा रहे हैं ईजिली। सिमिलरली इसी तरीके से प्रेशर की बात करें तो आपने आमतौर पे जो अपने घरों में या फिर किसी बीड़ी सिगरेट पीने वाले बंदे के पास में लाइटर देखा होगा। ये जो लाइटर होता है इसके अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर गैसेस भरी रहती है, लेकिन जब आप यहाँ पे प्रेशर डालते हो, जब आप इस स्विच को प्रेस करते हो देन ये लिक्विड फॉर्म यहाँ से गैस फॉर्म में बन के वापिस बाहर आ जाती है। मतलब प्रेशर से भी आप स्टेट चेंज कर सकते हो। आई होप जो ये मैंने बताया ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि आप किसी भी मैटर की स्टेट 3 तरीके से चेंज कर सकते हो। दो तरीके से चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर के थ्रू और प्रेशर के थ्रू। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, बाय चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। मतलब इसके एग्जांपल देखते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से आप कैसे कैसे इसको चेंज कर पाओगे। तो सबसे पहले है मेल्टिंग पॉइंट। फर्स्ट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। तो इसके अंदर बताया है कि टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड। मतलब वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसे ही कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मतलब उसको मेल्ट कर दिया। वहीं आप इसके अंदर देख सकते हो कंटेनर में कोई अपन ने आइस ले रखी थी और ये आइस लेने के बाद में जब अपन ने इसको हीट किया, बर्न किया, देन ये किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड में जाके कन्वर्ट होगी उसे कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन वहीं पर अगर आप देखोगे कि सॉलिड से जब ये लिक्विड में आ रही है, मतलब आइस से वाटर में कन्वर्ट होगी, देन जिस टेम्परेचर पे मान लो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे जाके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मतलब जो आपने 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया होगा क्या वो वेस्ट चला गया? नहीं, वो टेम्परेचर इस पानी के पार्टिकल्स के अंदर जमा हो जाता है बिल्कुल से ईजिली।
तो ये जो 20 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर था, एक तरीके से इसी को कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब वो टेम्परेचर इसके अंदर जाके छुप गया है कहीं ना कहीं, मतलब लेटेंट हो गया है। हिंदी में बोले तो इसको गुप्त उष्मा बोला जाता है, गुप्त उष्मा, मतलब जो छुप गई है। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड पे, लेकिन उससे पहले का जो टेम्परेचर अपने इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सारा टेम्परेचर इसके अंदर ही कहीं ना कहीं इसको कन्वर्ट करने में लगा हुआ है लिक्विड फॉर्म में। तो वो सारा टेम्परेचर ही होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर अपन इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन भी कुछ इसी तरीके से है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, कि मतलब 1 किलो सॉलिड जो है उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट के बाद में बारी आती है आपके बॉइलिंग पॉइंट की। इसके अंदर वही है, देखो आपने अगर सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया तो इसके लिए जो टेम्परेचर दिया जिस पॉइंट पे उसके कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल आपने देखा ही है, आइस को आपने कन्वर्ट किया वाटर में। इसी तरीके से अगर आप लिक्विड को, मैं क्या कर रहा हूं कि लिक्विड को अगर आप गैस की फॉर्म में या वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इसके लिए भी जो आप हीट दोगे जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, उससे पहले वाली जो हीट है उसी को कह देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिमिलरली जैसे अपन ने ऊपर कहा था ना कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसी तरीके का ये भी कॉन्सेप्ट रहेगा। इसकी डेफिनेशन भी वही है एक तरीके से कि जब आप अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट हमें जितनी चाहिए 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, उसे ही कह रहे हैं अपन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आई होप पता लग गया होगा आपको अच्छे से कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल सा डिफरेंस होता है कि अगर आपने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, मैं क्या कर रहा हूं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, देन आप उसको बोलोगे मेल्टिंग पॉइंट। और अगर आपने लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया तब आप बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट। यहां से आप समझ सकते हो। और लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो आप लेटेंट हीट दे रहे हो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वहीं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से माइंड में सेट करने होंगे। आई होप अच्छे से क्लियर हो भी गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है बाय चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। जैसे आपने अभी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखा, ऐसे ही एक पॉइंट और भी है या एक प्रोसेस और भी है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में कुछ नहीं होता कि जब कोई सॉलिड, देखो जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तब आपने क्या कहा, मेल्टिंग पॉइंट। जब लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट हुआ तब आपने कहा बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए देन आप उसे क्या कहोगे, तब उसे कहेंगे सब्लिमेशन। क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। कि द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली वेपर फॉर्म ऑन हीटिंग, जब उसको हीट करें, एंड वेपर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में ऑन कूलिंग, जब उसको ठंडा करें, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, मतलब वो लिक्विड स्टेट में जाए ही ना। जैसे आप समझो कि आइस जो है ये सॉलिड स्टेट है, इसको जब आप हीट करोगे तो उसके बाद में पहले लिक्विड स्टेट में जरूर जाएगी, मतलब पहले वाटर जरूर बनेगा, उसके बाद ही वेपर बनता है। तो आप इसे सब्लिमेशन प्रोसेस नहीं कह सकते। वहीं अगर आप कैंफर को लोगे, कैंफर जो है मतलब नेफिथिलीन की टैबलेट जो आती हैं, उनको अगर लोगे तो उसे अगर आप हीट करोगे तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे उसमें कि जैसे ही जो टैबलेट ली उसको हीट किया तब ये सारी की सारी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके एयर में उड़ जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर आपकी लिक्विड फॉर्म बनी ही नहीं बनी, तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर भी कुछ ऐसा ही करके दिखा रखा है कि ये कैंफर था, इसको हीट किया, हीट करने पे यहाँ से वेपर की फॉर्म में बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। इसके अदर एग्जाम्पल भी हैं, अमोनिया क्लोराइड, कैंफर और नेफ्थलीन बॉल्स। तो इस तरीके से ये होता है अपना टेम्परेचर से रिलेटेड टोटल पॉइंट्स कवर। अगले देखते हैं प्रेशर से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने 3 कंटेनर लिए हैं। पहले कंटेनर में गैस है, दूसरे में लिक्विड है और तीसरे में सॉलिड है। तीनों को यहाँ पर प्रेस किया जा रहा है। तीनों को क्या किया जा रहा है, प्रेस किया जा रहा है, अंदर की तरफ इनको दबाया जा रहा है। ओके, तो जब अपन इसको दबाते हैं तो आप देखोगे
कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो फास्टली मूव करने लग जाएंगे, और जितना ज़्यादा प्रेशर डालोगे वो पार्टिकल उतने ही ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे। मतलब इस प्रेशर के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं सारे के सारे। तो इफ़ वी कंप्रेस ए गैस इन ए सिलेंडर, जैसे कि अपन ने किसी गैस को एक सिलेंडर के अंदर कंप्रेस किया, तो द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैस रिड्यूस्ड, तब ये जो डिस्टेंस इनके बीच का ये बिल्कुल से क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा, और फाइनली गैस लिक्विफाइड। और इस प्रेशर की वजह से, इस प्रेशर की वजह से जो एक गैस स्टेट थी ये सीधी की सीधी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैंने ऊपर आपको लाइटर वाला एग्जांपल बताया था ना, वो एक तरीके से यही प्रोसेस है। यही इसी तरीके से अपने जो घरों में या फिर जो व्हीकल्स हैं वहाँ पर जो गैस यूज में लेते हैं, जैसे एलपीजी, सीएनजी वगैरह, इनको भी इन्हीं प्रोसेस के थ्रू फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर जहाँ कंपनियां हैं वहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। तो एलपीजी की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में देखने को मिली है, तो उसकी क्या होती है फुल फॉर्म, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं इसको। सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आई होप इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर जो मैंने बताया है इसके बारे में अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है जो लिक्विड को चेंज करे वेपर में, और एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही उसको चेंज कर दे। मतलब बॉइलिंग पॉइंट बताया था ना कि कोई भी लिक्विड गैस में चेंज होता है, कोई भी लिक्विड गैस में चेंज होता है तब आप उसको कहते हो बॉइलिंग पॉइंट, है ना। बट ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर लिक्विड चेंज हो जाए किसमें, वेपर में, और वो भी उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही चेंज हो जाए, तब अपन उसको बॉइलिंग पॉइंट न कह के उस प्रोसेस का नाम क्या रख देंगे, इवोपरेशन। इवोपरेशन जो है इसको इफेक्ट करने वाले 3 से 4 पॉइंट हैं इसके। पहला है सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, सेकंड टेम्परेचर पे, नेक्स्ट ह्यूमिडिटी, और उससे नेक्स्ट है विंड पे। सरफेस एरिया का मतलब जैसे मान लो आप ये समझो कि एक ये कप है और एक ये कोई बड़ा कप है, तो आप सोच के देखो दोनों के अंदर टी है, दोनों के अंदर चाय है, तो किसकी चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी, कौन सी पहले कूल होगी? तो आप ऑब्वियसली कहोगे बड़े वाले कंटेनर की। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। ओके, तो इसका मतलब इसके ऊपर डिपेंड करता है टेम्परेचर बताने की आपको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर वाला प्रोसेस फास्ट होने लग जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का आप मतलब समझते हो कि अपने जो इन्वायरमेंट में, जैसे आप बात करें समर की, विंटर की, तो आप देखते हो कि समर के टाइम पे या रेनी सीजन के दौरान हमारी बॉडी के ऊपर जो ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा रहती है, तो वो भी यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो है इवोपरेशन पे डिपेंड कर रही है। विंड पे भी आप समझ सकते हो कि जैसे आप अपने क्लॉथ वगैरह गर्मियों के टाइम पे सुखाने के लिए धूप में डालते हो, है ना, तो वो ईजिली और एंड फास्ट आपके सूख जाते हैं। जबकि वहीं अगर सर्दियों में अपन इनको सुखाने की कोशिश करते हैं तो हवा भले कितनी तेज चल रही हो लेकिन वो नहीं सूख पाते। तो यहाँ पे अपन समझ सकते हैं कि विंड का भी यहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन जो है आपका हमेशा क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट को शो करने की कोशिश करता है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि कूलिंग कोज बाय इवेपोरेशन, जब भी कोई कूलिंग हो रहा है और वो इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पे आप व्हेन लिक्विड इवेपोरेट, जब लिक्विड इवेपोरेट होगा तभी ऐसा कर पाएगा। मतलब टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो उससे सराउंडिंग से लेके और अपनी हीट को लूज करके कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। इसको समझने के लिए आप ऐसा मान लो कि जैसे कोई आपने एसीटोन ले लिया, मान लो एक एसिड टाइप से ही है ये एसीटोन, और जब आप इसको अपनी हथेली में रख के, अपने पाम में रख के उसको क्लोज करोगे, मतलब बंद कर लोगे मुट्ठी को, तब आप देखोगे कुछ समय बाद आपका हाथ पसीजने लग जाता है एक तरीके से, है ना, पसीना सा आ जाता है, और साथ में हाथ को अपना कूल भी फील होता है, ठंड ठंडा भी फील होता है। तो यही है आपका इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजिंग कूल इफेक्ट। ओके, यहाँ अगर आप समझना चाहते हो तो आप इसको ऐसे समझो कि जैसे अपने घर में जो तवा होता है ना, इसको अपन ने क्या किया, हीट किया, इसको गर्म किया। जब ये गर्म हो जाए उसके बाद में आप इसके अंदर क्या करो, पानी डाल दो। जैसे ही पानी डालोगे आपको छन छन की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो जैसे ही छन छन की आवाज़ आ रही है इसका मतलब पानी पहले से लिक्विड है, और जबकि ये जो कंटेनर है इसका सरफेस क्या है, हॉट है। पानी पहले से कूल था, और जो आपका तवा जो है इसका सरफेस हॉट है। तो ये एक दूसरे के साथ हीट का ट्रांसफर करेंगे और कुछ समय बाद आप देखोगे कि तवा ठंडा हो जाता है। तो ये भी एक तरीके का जो इफेक्ट है ये इवेपोरेशन
इफेक्ट ही है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि अपन ने पीछे 3 स्टेट देखी थी। मैटर्स की कितनी स्टेट थी? 3। यहां आपकी बुक के अकॉर्डिंग 2 स्टेट और भी हैं जो बाद में रिसर्च की गई थी, अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहली 3 तो आपको पता ही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं अपन। नेक्स्ट 2 स्टेट और हैं, एक तो है प्लाज्मा, एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, मतलब इसको शॉर्ट में BEC भी बोलते हैं। तो पहले देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा बोल रहा है कि इट इज द हॉट आयोनाइज्ड गैस। जब कोई गैस है और वो हॉट है मतलब गर्म भी है और आयोनाइज्ड भी है, तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल होगा, तब ये जो स्टेट मिल जाती है उसको कहा जाता है प्लाज्मा। जैसे लाइटिंग और स्टार्स इसी के ही एग्जाम्पल हैं। आपने आकाश में बिजली चमकती हुई देखी हुई, कड़कती देखी होगी, तो वो एक तरीके से प्लाज्मा इफेक्ट ही है और प्लाज्मा स्टेट है मैटर की। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट स्टेट है आपकी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके लिए है कि इट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम और सब एटम पार्टिकल कोल्ड टू टेम्परेचर वेरी नियर टू एब्सोल्यूट जीरो, मतलब जीरो के क्लोज ले जाकर किसी मैटर के जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इनको जब आप कूल करने की कोशिश करते हो देन ये एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है जो ना ही तो सॉलिड होती, ना ही लिक्विड और ना ही गैस। तभी स्टेट का नाम रखा गया था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। इसके एग्जाम्पल है न्यूट्रॉन स्टार या फिर लिक्विड हीलियम, मतलब हीलियम जो लिक्विड स्टेट में है वो एक तरीके से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट को ही शो कर रहा है। नाउ नेक्स्ट करते हैं चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से टेम्परेचर की यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपके लेवल में 9th क्लास में सिर्फ 2 ही तरीके के यूनिट सेल दिए हुए हैं। वैसे आप 11th में इसके बारे में ज़्यादा डीप पढ़ोगे। तो पहला है केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना आना चाहिए या फिर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट। तो वैसे तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273.15 केल्विन के अप्रोक्सीमेट, मतलब इसको बोलेंगे 273.15 केल्विन, बट लगभग ये 273 के क्लोज होता है, इसलिए अपन इसको 273 ही ले लेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो आपका ये है कि C = K - 273। ओके, तो अब यहाँ पे मैं एक आपको छोटा सा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करके दिखा देता हूँ कैसे इसका क्वेश्चन बनता है और कैसे अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैं लेता हूँ एक क्वेश्चन यहाँ से। मान लो आपको दे रखा है 470 केल्विन और इसको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करो, C को C लिख लो, इस K की वैल्यू जो है 470 वो लिख लिया, -273। अब इनको माइनस कर दो, 3 में से ये इधर कर लेते हैं, आपकी तरह रफ वर्क जो करते हो उसी तरीके से। ये तो आ गया आपका 7, यहाँ बचा 6, इधर से कैरी लिया 6, तो ये आ गया 9 और इधर बचा 1, मतलब 197 है ना। और इसके लगा देंगे डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। वहीं अगर अपन दूसरे को कन्वर्ट करना चाहें, जो आपको दिया है, क्या दिया हुआ है ये वाला, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला ये रहेगा C = K - 273, मतलब 173 केल्विन में से 273 केल्विन माइनस किया, देन माइनस का 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। आई होप ये वाला कन्वर्ट करना सेल्सियस इजीली समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो केल्विन में भी। उसके लिए मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल पे। जैसे मान लो आपको यहाँ पे दे रखा है ये कि 30 डिग्री सेल्सियस है, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करो। तो सिंपल है, इसकी जगह पर C की वैल्यू जो दी है ये डाल दो 30 डिग्री, और ये K है ही -273। 273 को इधर रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा, 30 + 273, और ये K आ गया। ऐड कर दिए ये 3, ये 0 और ये 3, 303 केल्विन हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से अगर आप इसको करोगे तो ये आएगा -71, K की वैल्यू K है, -273 है तो 273, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, -71 + 273 प्लस का हो गया। तो ये आ गया आपका पॉजिटिव नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 202, सॉरी 202 आएगा क्या, यहाँ करके देखता हूँ मैं 1 मिनट। 71 202 37, हाँ सही है ये बिल्कुल। तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर। वैसे अपना जो चैप्टर था उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी लगभग। अब आगे चल के देखते हैं कि ड्राई आइस से रिलेटेड क्या होता है।
तो पहला क्वेश्चन आपका, वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस, कि जो आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको ड्राई आइस क्यों कहते हैं। तो इसका सिंपल सा एक ही प्रोसेस है कि जब भी आप सॉलिड CO2 गैस है, कौन सी गैस है, सॉलिड CO2 गैस, आप इसको हीट करोगे देन हमेशा ये लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना ही पहुंच जाती है गैस स्टेट में। मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो इसको ड्राई आइस कहा जाता है, इसका रीजन है कि जब आप इसको हीट करोगे तो डायरेक्ट इनटू गैस विदाउट टर्निंग इनटू लिक्विड, मतलब ये लिक्विड स्टेट में नहीं जाती, इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया ड्राई आइस। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी कीप ईथर एंड एसीटोन एट कूल प्लेस, इनको मतलब कूल प्लेस पे क्यों कीप करना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल प्रोसेस ये है कि रूम टेम्परेचर पे जब इनको रखेंगे तो ये इवोपरेट हो जाएंगे, क्या हो जाते हैं, इवोपरेट। एंड ईथर एंड एसीटोन आर इनफ्लेमेबल, साथ में इनफ्लेमेबल भी होते हैं, इट मीन्स ये इजीली रूम टेम्परेचर पे आग को कैच कर लेते हैं, इसी वजह से इनको कूल प्लेस पे रखना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ डू वी लिक्विफाई द गैसेज, तो अपन कैसे अपन गैसों को लिक्विफाई फॉर्म में ले सकते हैं या करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था पीछे एक लाइटर वाला एग्जाम्पल, वो वाला इसके लिए बेटर एग्जाम्पल रहेगा कि गैस कैन बी लिक्विफाइड हो सकती है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, जैसे ही आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, वहीं अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तब भी ऐसा पॉसिबल है। इंक्रीजिंग द प्रेशर विल ब्रिंग द पार्टिकल क्लोजर, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तब आप देखोगे कि उसके पार्टिकल क्लोज आएंगे और वो कूल हो जाएगा। विल कोज द पार्टिकल लूज एनर्जी, और एनर्जी को लॉस करेगा और स्पेस बिटवीन पार्टिकल जो वो कम हो जाएगा और ऐसे में वो चला जाएगा लिक्विड स्टेट में। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि व्हाई डू वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, ये पॉइंट भी पीछे मैं आपको थ्योरी के अंदर बता चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इसको। ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर एंड कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर, वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग स्वीट, मतलब जब गर्मियों का टाइम होता है उस दौरान पे अपने पसीना ज़्यादा आता है और जो आप कपड़े पहनते हो है ना कॉटन वाले, वो उनको ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है पसीने को, और बाहर के इन्वायरमेंट में उसको ज़्यादा इवोपरेट कर दे, मतलब इवोपरेशन प्रोसेस होने की वजह से अपने को ये पहनने चाहिए। ड्यूरिंग इवोपरेशन ओवर बॉडी लॉस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और अपनी बॉडी इजीली इवोपरेशन प्रोसेस के थ्रू लेटेंट हीट जो वेपराइजेशन पीछे आया था उसको ज़्यादा ज़्यादा लूज कर पाएगा, और जिसकी वजह से वी फील कूल, और अपन ठंडा फील करेंगे। इस वजह से अपने को सूती कपड़े पहनने चाहिए, एक तरीके से ये है इसका मतलब कि गर्मियों में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दे रखा है आपको, वाई आइस कूल बेटर देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप बोल सकते हो कि वाई इज आइस एट 270 डिग्री केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, मतलब आप 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ज़्यादा कूल बेटर क्यों फील करते हो, एक तरीके से आइस के लिए पूछा है। तो आप कह सकते हो कि आइस जो है 270 डिग्री पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, एज वेल टू हीट एनर्जी को कम करती है, किस टेम्परेचर पे, 273 केल्विन पे। बट अगर पानी की बात करें, ये गैस की बात थी, मतलब सॉरी आइस की बात थी ये सॉलिड फॉर्म वाले की, वहीं अगर वाटर की बात करें तो ये एब्जॉर्ब करता है हीट एनर्जी को ज़्यादा। देखो पानी जो था, सॉरी आइस जो था वो आपका हीट एनर्जी को कम एब्जॉर्ब कर रहा था, जबकि ये हीट एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। इट मीन्स आइस एब्जॉर्ब मोर हीट एज कंपेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर, इसका मतलब जो आइस है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगी अपने अंदर, इसलिए वहाँ पर कूल ज़्यादा बेटर फील होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, वाट प्रोड्यूसेस मोर सर्वर बर्न बॉइलिंग वाटर और स्टीम, मतलब एक तरफ तो मान लो एक कंटेनर है उसके अंदर पानी गर्म है, क्या है इसके अंदर, हॉट वाटर है, और वहीं आप सोचो कि एक कंटेनर है जिसके अंदर पानी गर्म है लेकिन यहाँ पर तेज वेपर या भाप निकल रही है। तो आप अगर इन भाप के ऊपर अपना हाथ करो और एक हाथ इस गर्म पानी में डालो तो दोनों में जो ये स्टीम वाला है ये ज़्यादा आपको बर्न क्यों करता है, ज़्यादा दर्द क्यों होता है, ये पूछा है। तो यहाँ पे है कि स्टीम जो है वो सर्वर बर्न्स करती है एज इट हिडन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब यहाँ पे जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसकी क्वांटिटी स्टीम में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अपने को ये ज़्यादा बर्न करती है। ये है इसका मेन कंक्लूजन। तो इस तरीके से आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। फिर भी इसके कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वगैरह रह जाते हैं तो उनको मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी मस्ती के साथ स्टडी करते रहो।